नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलू रंजन और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के मौन की। आखिर अरविंद केजरीवाल के मौन के पीछे का कारण क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप हैं। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन उन्होंने बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी थी और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उस दिन उन्होंने उनको बधाई दी। बाकी किसी मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगभग जीत के दूसरे दिन ही पंजाब के जो एमएलए थे उनके साथ उनकी बैठक हुई थी। वो बैठक भी मुश्किल से 5-7 मिनट चली या 8 मिनट चली होगी और उसके बाद वो बैठक ख़त्म हो गई। जबकि पंजाब से सारे एमएलए को बुलाए गए थे, आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए थे सबको बुलाए गए थे। आखिर अरविंद केजरीवाल की इस चुप्पी के पीछे कारण क्या है? दरअसल इसे अज्ञेय की एक कविता से समझते हैं। अज्ञेय ने अपनी कविता में लिखा था कि मौन भी अभिव्यक्ति है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो। यानी कि अरविंद केजरीवाल अगर मौन हैं, चुप हैं, तो क्या उनकी चुप्पी कुछ कह रही है? क्या सचमुच में वो कुछ संदेश दे रहे हैं? क्या उनकी चुप्पी को किसी स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत माना जाए कि एक रणनीति के तहत वो चुप हैं? या जो कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है उतना कहो, तो उनके पास कहने के लिए अब कुछ सच बचा ही नहीं। इन दोनों स्थितियों के अलावा एक और तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि उन्होंने अभी तक पिछले 14-15 सालों में इतना कुछ बोला है कि अब नया जो कुछ भी वो बोलेंगे तो जो पुराना बोला हुआ उनका है उनके साथ उसकी तुलना की जाएगी। पुराने उनके वीडियो क्लिप निकाले जाएंगे, अभी जो बोल रहे हैं उससे उनको दिखाया जाएगा कि पहले इस मुद्दे पे आपने क्या कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं। चूँकि 12 साल सरकार में रह चुके हैं, सरकार में रहते हुए भी विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने विभिन्न बातें कही थी, तो अब नई सरकार आई है तो उस पर भी अगर कुछ वो बोलते हैं तो तत्काल उनका पुराना क्लिप निकाल के दिखाया जा सकता है कि देखिए जब आप सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या कहा था और अब आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए। तो ये जो 3 स्थितियाँ बन रही है, इसमें कौन सी सही स्थिति है इसे समझना जरूरी है। अगर अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों की माने तो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक रणनीति के तहत चुप हैं, जब समय आएगा तो वो बोलेंगे, अभी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो दरअसल ये देख रहे हैं कि इस चुनाव में क्या क्या गलतियां हुई, रणनीतिक भूलें क्या क्या हुई, वो सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही अपनी रणनीति तय करेंगे। उसमें देश में या पंजाब में अगले 2 साल बाद चुनाव है 27 में, तो वहाँ की रणनीति क्या बने। दिल्ली में अभी नेता प्रतिपक्ष को चुनना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। दिल्ली में चूँकि बहुमत की सरकार है, 48 विधायक हैं भाजपा के, तो यहाँ पे विभिन्न मुद्दों पे आपकी रणनीति क्या रहेगी। जो सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोलना है, जो सरकार की आलोचना करनी है, वो कौन करेगा, उसमें लीड कौन लेगा, कौन ज़्यादा सक्षम होगा, इन तमाम चीज़ों पे विचार चल रहा है। वैसे अगर आप देखें कि पिछले दिनों जब से चुनाव आया है, चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से आतिशी जो हैं वो इसमें लीड लेती हुई दिख रही हैं। यहाँ तक कि जो पहले दिन कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को जो 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था भाजपा ने, उस पर वो चुप रह गई और ये उनके साथ जो है वो धोखा है, ये इन्होंने वादे को पूरा नहीं किया है। यानी कि अगर आतिशी को देख लें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वही अभी लीड लेते हुए दिख रही हैं, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष वही होंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से गोपाल राय भी जीत के आए हैं, लगातार जीत के आ रहे हैं और उनकी दावेदारी भी बनती है। लेकिन गोपाल राय थोड़े से रणनीतिक जो पीछे बैकग्राउंड से रणनीतिक जो काम करने वाले नीतिकार के रूप में हैं, वो ज़्यादा हैं, मुखर उतने नहीं हैं, सौम्य हैं। अब जब सरकार पे अटैक करना है तो उसमें एक कोई तेज़ तर्रार बोलने वाला नेता चाहिए और उसमें आतिशी फिट बैठती है। तो अब देखना यह है कि दिल्ली में आखिर अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या होती है, क्योंकि भाजपा एक बड़े बहुमत के साथ न सिर्फ आई है, बल्कि जो केजरीवाल सरकार के जितने भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिसको रेबड़ियाँ कहते हैं, उन तमाम को भाजपा ने कहा है कि हम चालू रखेंगे। यहाँ तक कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको भी रीब्रांडिंग करने की बात हो रही है, बंद करने की बात नहीं हो रही है। जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा थी,
जो फ्री बिजली है वो भी 200 यूनिट तक थी, अब 300 यूनिट भाजपा ने करने का वादा किया था। तो ये तमाम चीज़ें चलेंगी। तो आखिर अगर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल उसकी शिकायत भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ हमला ही बोलते हैं, तो किस मुद्दे पे बोलेंगे? वो तभी होगा जब भाजपा इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं विफल होती साबित होगी, जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में वो पूरी करती हुई नहीं दिखेगी, तभी वो बोल पाएंगे, तभी वो कुछ कह पाएंगे और तभी लोग समझ पाएंगे। लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 साल बाद जो है पंजाब में चुनाव होना है विधानसभा का। वहाँ अभी काफ़ी बड़ी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ मुख्यमंत्री हैं। 93 सीटें हैं, 117 की विधानसभा वहाँ पे है, जिसमें 93 बहुत ज़्यादा संख्या होती है, उतने विधायक उनके हैं। लेकिन जैसा कांग्रेस पार्टी बार बार वो दावा कर रही है कि उनके 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 25 हैं, लेकिन उससे कहीं कुछ टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। वहाँ सरकार सुरक्षित है, उसमें सरकार सुरक्षित है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उसमें एक और बड़ी पेंच है। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि सत्ता का जो केंद्र है वो जिसके पास सत्ता होती है उसी के पास पूरी पार्टी, सब कार्यकर्ता, सब लोग कहीं ना कहीं वहीं सिमटते हैं और कोई भी व्यक्ति जल्दी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होता है। ये हम बिहार में जीतनराम मांझी के मामले में देख चुके हैं, जब नीतीश कुमार ने उनको कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था और वो मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वो बागी हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और अब खैर राजग में वो भी हैं और नीतीश कुमार भी राजग में ही हैं। वहीं चंपई सोरेन को देखें तो से मतलब वही स्थिति आई थी जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनको हटाया गया तो चंपई सोरेन बागी हो गए। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो सत्ता के केंद्र में होता है उसके पास सब ताकत होती है, उसी के पास पावर होती है, लोग उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। तो भगवंत मान जो हैं आम आदमी पार्टी के इकलौते जो हैं वो मुख्यमंत्री बचे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता जो है उनके केंद्रित, उनके आसपास केंद्रित होगी। जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उनके आसपास जो हैं वो केंद्रित होने शुरू होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या रहेगी वो एक देखने की बात है। एक और जो नई बात आ रही है कि अभी अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अपना चुनाव खुद हार चुके हैं, वो कहीं नहीं हैं, तो न विधायक हैं न मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी हार चुकी है। तो अब बोलने के लिए उनको कोई एक मंच चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो दिखा सकें कि देखो मैं दोबारा आ गया हूं, और वहां से वो अपनी बात फिर शुरू करें, पार्टी को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश शुरू करें। ऐसे में एक बात जो सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें पंजाब से राज्यसभा में भेजा जाए। चूँकि पंजाब में बहुमत उनकी बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से राज्यसभा में वो आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक पेंच है, एक समस्या है। समस्या ये है कि पंजाब में जो सारी सीटें हैं अभी भरी हुई हैं और जिस भी जब उनको आना होगा तो किसी न किसी एक राज्यसभा सदस्य को वहाँ इस्तीफ़ा देना होगा और वो इस्तीफ़ा दे करके जो सीट खाली होगी उसी पे चुनाव में वो जीत के आ सकते हैं। ये भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी नेता को जो राज्यसभा का सदस्य है उसको ये कहना कि तुम इस्तीफ़ा दे दो और उसके बाद हम तुम्हें कुछ और देंगे या अगले हम बाद में कोई और टिकट देंगे, तो वो फिलहाल संभव दिख नहीं रहा है। क्योंकि 2027 में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी वहाँ आए ही ये ज़रूरी नहीं है, और जो भी वहाँ पे राज्यसभा से इस्तीफ़ा देगा जो मौजूदा सदस्य है, वो दोबारा उसको कहाँ दिया जाएगा, कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, ये भी क्लियर नहीं है। दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल जो झगड़ा हुआ, जो इतनी कभी काफ़ी करीबी मानी जाती थी अरविंद केजरीवाल की, बताया जाता था कि सच्चे कारण क्या है, कैसे है, किस मुद्दे पे दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, किस मुद्दे पे झगड़ा हुआ, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल, चूँकि राज्यसभा भेजा गया था उनको, और उनसे ये कहा गया था कि आप राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दें और उनकी जगह वो अभिषेक मनु सिंघवी को वो राज्यसभा में भेजना चाहते थे। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह लड़ रहे थे, तो इसके एवज में वो चाहते थे कि अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसके बाद झगड़ा हुआ और जिस ढंग से उनके साथ मारपीट हुई, FIR हुई,
जो अरविंद केजरीवाल के पीएस थे विभव कुमार, उनके खिलाफ वो नामजद एफआईआर है, वो अरेस्ट भी हुए, वो तमाम चीज़ें हो गई। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा में आना भी, किसी मंच पे आना, वो बहुत मुश्किल है। दिल्ली में एक और समस्या है कि दिल्ली में विधान परिषद नहीं है, वरना होता यह है कि विधान परिषद में कोई भी नेता आराम से चुन के आ जाता है और वहाँ से फिर अपनी राजनीति शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पहली बार हारे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हारते रहे हैं। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, बड़े बड़े लोग चुनाव हारते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चूँकि 43% मत अभी मिला है, तो अभी उसको खारिज भी नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल राजनीति से बाहर हो गई है और उसका भविष्य नहीं है, अभी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंदिरा गांधी थी वो फिर कहीं ना कहीं से चुन के आ गई, चिकमंगलुरु गई, वहाँ से चुन के आ गई। एक चुनाव हारी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो लोकसभा में जीत के आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए चुनाव, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर राज्यसभा में वो कहीं ना कहीं से आ गए। पार्टी इतनी बड़ी थी, इतना सब कुछ था कि उनके एकोमोडेट कर लिया गया। ये जो चीज़ है वो अरविंद केजरीवाल के लिए होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की चुप्पी जो उनके करीबी बता रहे हैं कि एक रणनीति के तहत है, रणनीति से ज़्यादा जो लग रहा है कि एक मजबूरी भी है, कि एक ऐसी मजबूरी वो फंसे हैं कि जिसमें से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब यहाँ से कैसे निकलें। वो बंद गली का आखिरी मकान जो है वो वहाँ तक वो पहुँच गए हैं और वहाँ से आगे रास्ता कैसे खुलेगा, क्या होगा, ये उनके फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। और चूँकि फ़िलहाल उनके समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो चुप हैं। शायद जिस दिन उनको रास्ता दिखे, जिस दिन उनको ये दिख जाए कि हाँ हम पार्टी को फिर ऐसे रिवाइव कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को बदल सकते हैं, फिर हम कमबैक कर सकते हैं, तो शायद उस दिन से वो बोलना शुरू करेंगे। आप हमारे साथ ही चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।